वेलकम एवरीवन। ओके, शिवम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर CDP 30 क्वेश्चन सीरीज की यह 21 पार्ट है। इसके पहले भी हमने 20 पार्ट करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाकर देखिएगा जरूर। उसमें भी हमने डिटेल डिस्कशन किया, साथ ही जितना अभी पिछले साल का रिपीट क्वेश्चन है उसको भी हमने बताया है। टॉपिक वाइज डिस्कशन किया जाता है, तो इससे आपको आने वाले जितने भी आपका CDP सेक्शन है उसका 30 क्वेश्चन जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसलिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। साथ ही इस चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब ना की हो तो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मास्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम के अनुसार डॉट डॉट स्वपूर्त की आवश्यकताएं हैं। यहाँ पे ये पूछा है मास्लो की हायरार्की। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और ये कई बार पूछा जा चुका है हर एक एग्जाम में, और मास्लो थ्योरी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है मास्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम के अनुसार स्वपूर्त की आवश्यकताएं हैं, यानी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स जो है मास्लो के प्रेरणा के सिद्धांत में किस बात को चिन्हित करता है। पहला देखो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मविश्लेषण, क्रियात्मक आवश्यकता, या फिर विश्वास और प्यार की आवश्यकताएं, या बड़ी इच्छाएं। तो मास्लो की हायरार्की थ्योरी में जो इन्होंने दिया था 5 स्टेज दिए हैं, और ये रही आपकी मास्लो की हायरार्की थ्योरी। इसको देखो, यहाँ पे मास्लो हायरार्की नीड्स के ये 5 स्टेज दिए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। पहला स्टेज है देखो साइकोलॉजिकल, जिसमें से आपको ब्रीदिंग, फूड्स, वाटर, स्लीप, होमोस्टैसिस एंड एक्सटेंशन आदि की जरूरत होती है। सेकेंड स्टेप है सेफ्टी में क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, अपने शरीर की सुरक्षा, एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी होनी चाहिए, ऑफ रिसोर्स, ऑफ मोरालिटी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, ऑफ द फैमिली, ऑफ द हेल्थ होना चाहिए। तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या इन्होंने बताया है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंग मतलब फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो। और इनका जो फोर्थ स्टेप है स्टीम में क्या है, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें आई हैं। और जो इनका लास्ट एंड फाइनल स्टेप है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें भी इन्होंने मोरलिटी, क्रिएटिविटी, जब आदमी लास्ट स्टेज पहुंच जाता है तो इसको इस चीज़ को फॉलो करता है। इस तरह से मास्लो की हायरार्की थ्योरी है, इन्होंने कर दिया था 1954 में यहाँ पे। और यह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। तो इसमें पूछा क्या है देखो, इसमें ये पूछा है कि मास्लो के प्रेरणा का पदानुक्रम के अनुसार स्वपूर्त की आवश्यकताएं क्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचो जल्दी से। अगर आप लोग रफ पेन ना ली हो तो रफ पेन लेके बैठना, इससे नोट करते जाना अगर आपको जो भी कंफ्यूजन हो या डाउट हो। और साथ ही अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का आत्मविश्लेषण। इसका जो स्वपूर्ति यानी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स के अंतर्गत आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म विश्लेषण। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कौन सा स्टेज है, ये 5 नंबर का स्टेज है, लास्ट स्टेज है। ठीक, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। दूसरा देखो, फ्रायड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है। फ्रायड महोदय ने आनंद सिद्धांत यहाँ पे देखो कितना हिंदी में कंफ्यूजन है, इसको हमेशा इंग्लिश में थोड़ा बहुत देख लेना, इससे कंफर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्हाट पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द फ्रायड। प्लेजर प्रिंसिपल कौन सा भाग संचालित होता है। तो फ्रायड महोदय ने ऑप्शन देखो पहले, ईगो आइडिया, सुपर ईगो, ईगो यानी अहम, आदर्श, पराहम, पहचान, अहम। तो जो प्लेजर प्रिंसिपल होता है यानी आनंद वाला भाग, तो किस पे आता है फ्रायड के सिद्धांत में। फ्रायड से आप लोग जानते ही हो कि ईगो और सुपर ईगो इनकी प्रमुख फेमस थ्योरी है, और ये सुपर ईगो। ठीक है, तो इसमें जो आनंद है मतलब जो आनंद की श्रेणी में आता है तो ईद की श्रेणी, ईद है होगा। और इसको इसमें तरफ से देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये हो सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रायड के अनुसार आनंद सिद्धांत के व्यक्तित्व का कौन सा भाग होगा, तो ईद होगा यानी थर्ड नंबर। ठीक है, सेकेंड का आंसर थर्ड नंबर। नेक्स्ट देखो, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है।
यहाँ पे ये दिया गया है बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच में एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, मेनार्की यानी रजोदर्शक, मिडिल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल्यावस्था, या फिर प्यूबर्टी यानी यौवनावस्था। देखो, एक चाइल्ड डेवलपमेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट में अधिकतम ये एक नेचुरल डेवलपमेंट में दिखाया गया है बच्चे किस प्रकार दर्शाते हैं या उनका जो विकास किस प्रकार होता है। ये देखो इस तरह से, पहला देखो नेचुरल एक ही है, इन्फेंसी स्टेज होता है, फिर टोडलर एज होता है, और ये चाइल्डहुड एज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, अर्ली स्कूल एज, मिडिल स्कूल एज, फिर उसके बाद एडोलेसेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मेनली एडोलेसेंस ही कह सकते हो, अर्ली एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस, उसके बाद एडल्टहुड आया है, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, उसके बाद लेटर एडल्टहुड। इस तरह से ये डेवलपमेंट और पूछा गया है, पूछा हम लोगों से ये है एडोलेसेंस एंड स्कूल एज यानी चाइल्ड के बीच में क्या आता है। नहीं सॉरी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच में, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच में हमको दर्शाना है। तो बाल्यावस्था और वयस्कता यानी बाल्यावस्था को क्या कह सकते हैं, ये चाइल्डहुड होता है, और वयस्कता यानी एडल्टहुड, उसके बीच में क्या आता है, ये एडोलेसेंस एज, 13 से 17 ईयर या 18 से 25 ईयर, ये दोनों वाले सेक्शन आएंगे इसमें। ठीक है, तो पहले का आंसर जो हो जाएगा एडोलेसेंस, पहला नंबर, थर्ड का पहला नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचानक हा क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अचानक आहा क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है। What is the term given to describe the sudden aha movement that sometimes help us solve problems, यानी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उपयोग या मदद करता है। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन देखो, फ्लैश क्लब, फ्लैश बल्ब यानी ऑप्शन फ्लैश बल्ब, इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, रिडक्शन यानी परिणाम। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, आपने टिक कर लिया होगा। तो चलिए देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा इनसाइट, अंतर्दृष्टि में मदद करता है, इनसाइट होता है। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जिसे अनुरूपता से मापने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यानी एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंटली मेजर व्हाट इज द डिजाइंड टू मेजर। तो आपको ये बताना है, ऑप्शन देखो, नॉर्म्स यानी मानदंड, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, रीजनिंग यानी तर्क, या वैलिडिटी यानी वैधता। देखो इसमें आपको बताना है किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया जा सकता है। तो कौन सा आंसर हो सकता है, ऑप्शन देख लो और सोचो क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 का सेकेंड नंबर, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा के लाभ क्या लाभ है। आपको ये बताना है कि बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, काफ़ी फेमस थ्योरी ये भी है और हमेशा ये क्वेश्चन लगभग रहता है हर एक पेपर में, तो ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन देख लो, केवल नैतिक और निस्वार्थ सिद्धांत विकसित करना, केवल संचार और सामाजिक कौशल बढ़ाना, केवल विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा बढ़ाना, या फिर ऑल ऑफ दीज, ऊपर दिए गए सारे ऑप्शन। तो समावेशी शिक्षा में कौन सा ऑप्शन हो सकता है, केवल, यहाँ पे केवल केवल के रूप में दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना कि कई बार केवल नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन चूंकि अब तीनों अलग अलग दिए हैं और तीनों को एक उपयुक्त सभी का भी ऑप्शन दे दिया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, 6 का आंसर हो जाएगा। उसमें नैतिकता और विश्वास भी आ जाएगा, संचार और सामाजिक कौशल भी आ जाएगा, विविधता और स्वीकृति, साथ ही प्रशंसा भी आ जाएगा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। 7 देखिए, संतानों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह डॉट डॉट अभिप्रेरणा है। यानी बच्चों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, यौन है, या फिर मात्र अभिप्रेरणा, या उपलब्धि, या संबंधन, एफिलिएशन, या अचीवमेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग सोचिए।
और इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जितने भी मार्क्स आप लोगों के सही हो, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 7 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो संतानों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह मैटरनल मोटिव यानी मातृ प्रेरणा होती है। ठीक है, 7 का आंसर सेकंड। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कौन से चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित होती है? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कौन से चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित होती है? यानी एरिक्सन स्टेज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्ट इन द वर्च्यू ऑफ कॉम्पिटेंस। तो ऑप्शन देख लो, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी विश्वास बनाम अविश्वास चरण में, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन घनिष्ठता बनाम अलगाव बनाम, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर यानी अहम अखंडता बनाम निराशा, या इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी यानी परिश्रम बनाम हीनता। देखो एरिक एरिक्सन का जो थ्योरी दिया था, इन्होंने 8 स्टेज दिए थे, और आप लोगों को पता ना हो, इसमें 4 स्टेज तो ये दिखा ही रहा है, 4 स्टेज और भी है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो गूगल में सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पता होगी, बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी फेमस थ्योरी है, हमेशा पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कौन सा चरण प्रतियोगिता की भावना को दर्शाएगा कि कौन सा चरण हो सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले ये देख लो, इसमें देखो ये कौन सा स्टेज हो सकता है। इसमें देखो प्रतियोगिता यानी कोई भी एक टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें सारे लोग उसके उत्तर देने के लिए इच्छुक हैं, यानी एक तरह से कंपटीशन है। तो यही पूछा है कि यह किस स्टेज में आता है। ठीक है, 8 का जो आंसर हो जाएगा, तो परिश्रम बनाम हीनता यानी इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्यूरियरिटी, इस स्टेज में कॉम्पिटेंस की भावना विकसित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य नीति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? ये ध्यान रखना, कई बार नई सेंस में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, किसमें नहीं किया जा सकता है। शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य नीति का उपयोग नहीं किया जा सकता है? पहला देखो ऑप्शन, छोटे कठिन कार्यों के से बड़े कार्यों में विभाजित करना, या फिर दृश्य एड्स का उपयोग करके शिक्षार्थी को जानकारी प्रस्तुत करना, या फिर समूह गतिविधियों में शिक्षार्थी को शामिल करना, या शिक्षार्थी को तत्काल प्रतिक्रिया देना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आप लोग तुरंत सोचो कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, छोटे कठिन और कार्यों से बड़े कार्य में विभाजित करना, यानी जो शिक्षक मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए नहीं करेगा एक टीचर, तो उसके लिए क्या हो सकता है? छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्यों में विभाजित करना, बल्कि ये छोटे छोटे कार्यों में ही विभाजित रखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 9 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना है? देखो यहाँ पे इंग्लिश में देख लो, अकॉर्डिंग टू गुड एंड पावर which category of students are more likely to engage in outbound activity? पहले देखो outbound activities होती क्या है। तो ये रही आउटबाउंड एक्टिविटी, जिसमें क्या होता है, चिल्ड्रन या फिर बच्चे जो है बाहर की गतिविधियों में, खेलकूद में, या फिर जो भी सोशल या फिर स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आउटबाउंड एक्टिविटीज़ में गतिविधियों के संलग्न होने की अधिक संभावना, कौन सी गतिविधियों को संलग्न होने की अधिक संभावना होती है? पहला देखो, सोशल एंड सामाजिक गतिविधियों में, फैंटम, सक्सेसफुल यानी सफलता, या डिपेंडेंट यानी निर्भर। तब तो आपको इमेज देख के समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आप इसका आंसर देख सकते हो। इसका जो आंसर हो जाएगा 10th का, सोशल, पहला नंबर, सोशल ये सामाजिक धारणाएं हैं, देख के ही समझ में आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट शिक्षण रणनीति ... है, यानी छात्र को जो सीखने का समर्थन करने के लिए ऐसी कौन सी रणनीति हो सकती है? देखो ऑप्शन, राइटिंग यानी लेखन, स्कैफोल्डिंग, या फिर रीडिंग यानी पाठ, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन।
तो देखो, छात्र को सीखने का समर्थन करने की सबसे अच्छी विधि इसमें जो ऑप्शन में है होगी स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है कि एक मोर नॉलेजेबल पर्सन एक कम नॉलेजेबल पर्सन को अपने ज्ञान को ट्रांसफर करता है, यानी सीखने में उसकी सहायता करता है। इस तरह से इसका 11 का जो आंसर हो जाएगा सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12। निम्नलिखित में से क्या लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि में से एक नहीं है। यहाँ पे देखो नहीं आया है फिर से, और नहीं ये लोग कई बार गलत कर जाता है जल्दी जल्दी में। निम्नलिखित में से क्या लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि में से एक नहीं है। हाइपोथेटिकल यानी प्राक्कलनात्मक, लेक्सिकल यानी शाब्दिक, स्टैटिकल यानी सांख्यिकी, या फिर थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक। तो 12 का आंसर हो जाएगा हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल में लक्षण प्राप्त करने की एक मुख्य विधि नहीं पाई जाती है। ठीक है, हाइपोथेटिकल एक मानसिक धारणाएं होती है और ना ही मन में उत्पन्न होती है और समाप्त हो जाती है। इस तरह से 12 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट होगा। 13 देखो, आधुनिक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मॉडर्न इवेल्युएशन। ठीक है, तो समेटिव इवेल्युएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन सतत मूल्यांकन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन यानी उत्पाद उन्मुखीकरण, या फिर रोट लर्निंग यानी रटकर सीखना। तो 13 का जो आंसर होगा इसमें नहीं के नहीं इसमें नहीं पूछा है, आधुनिक मूल्यांकन के बारे में पूछा है। इस तरह से इसका जो 13 का आंसर हो रहा है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन आधुनिक मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। समेट कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, सतत मूल्यांकन में आपको एक चैप्टर खत्म होने के बाद भी बच्चों को मूल्यांकन कर लिया जाता है, उसके बाद भी वैसे ही वैसे उसको जो भी उसकी गलतियां रहती हैं उसको सुधारी जा सकती है। इस तरह से ये काफ़ी फेमस है, इसलिए ये मॉडर्न इवेल्युएशन के रूप में आता है। 14 देखो, निम्नलिखित में से क्या विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने और वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं करता है। विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाना। ठीक है, ऑप्शन देख लो। फाइनेंशियल यानी वित्तीय, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, सोशल सामाजिक, एकेडमिक एंड करियर यानी शैक्षणिक और करियर। तो इसमें नहीं के सेंस में आपको बताना है, इस बात को ध्यान रखना। तो सोचो क्या होंगे इसके आंसर्स, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताओ। तो देखो, व्यापक मार्गदर्शन, परामर्श, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल में नहीं इंक्लूड की जाती है। ठीक है, 14 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। 15 देखो, किसने बारीकी से प्रच्छन्न विविधता के तहत प्राकृतिक विकास की एक व्यापक जटिल अवधारणा को विस्तृत किया, यानी who elaborated an enormously complex notion of natural development under a thinly disguised divinity। ठीक है, ऑप्शन देखो। बाल्डविन ने, एरिक एरिक्सन ने, जीन पियाजे, या फिर वाइगोस्की महोदय ने। तो इस सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था बाल्डविन महोदय ने। ठीक है, बाल्डविन महोदय ये रहे, ये बाल्डविन महोदय हैं, जेम्स मार्क बाल्डविन। 1861 से 1934 तक इनका डेट ऑफ बर्थ रहा है। इन्होंने दिया है साइकोलॉजी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, मैसेजिलेशन, एकोमोडेशन और इंटीमेशन, साथ ही में ये भी सिद्धांत दिया है। ठीक है, इस तरह से 15 का जो आंसर हो जाएगा बाल्डविन। 16 देखो, विचलन आईक्यू वितरण में मानक विचलन का मान होगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इन द डेविएशन आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये काफ़ी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हमेशा ये काफ़ी इजी रहता है, इसको तो तुरंत क्लिक करो और आगे बढ़ लो। मुझे पता है कि आप सबको पता ही होगा। 16 का जो आंसर हो जाएगा 15 होगा। इसमें 15 मानक विचलन के अंतर्गत आता है, जो डेविएशन में ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, 17 देखो, जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह डांट डांट करता है कि वह कैसे सोचता है और वह क्या सोचता है। जिस परिवेश में बच्चा बड़ा होता है उसमें कैसे सोचता है, क्या सोचता है, यह उस परिवेश पर निर्भर करता है। ऐसा कौन सा परिवेश होगा। तो ऑप्शन देखो, मेंटेन यानी व्यवस्थिति, या फिर वीकन एंड डिस्टर्ब यानी कमजोर और परेशान, या फिर स्केयर्ड यानी डराना, या इन्फ्लुएंसेस यानी प्रभावित होना। तो इसका जो 17 का आंसर होगा इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित। जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह
प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है कि वह कैसे सोचता है और वह क्या सोचता है। ठीक है, 17 का आंसर 4th नंबर। 18 देखो, लिंग विभाजन को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया गया है। किस रूप में परिभाषित किया गया है? जेंडर डेविएशन को। ठीक है, ऑप्शन देखो, पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच विभाजन, पुरुष और महिला के बीच जैविक अंतर के रूप में, या फिर पुरुष से महिलाओं का अनुपात, या फिर समाज के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं के पदानुक्रम की भूमिकाओं। ये देखते ही समझ में आता है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन हम आके आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम बचेगा तो आप लोग नेक्स्ट सेक्शन जैसे मैथ में अपना टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को लाइक या सब्सक्राइब न किए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप आगे भी अपलोड की जाएंगे। ठीक है, 18 का जो आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, समाज के अंतर्गत पुरुष और महिलाओं का पदानुक्रम की भूमिका, जेंडर डेविएशन दर्शाता है। 19 देखो, निगमन विधि द्वारा शिक्षण क्या है? व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्शन मेथड? काफी फेमस थ्योरी निगमन विधि। देखो आ ही गया, निगमन विधि, आगमन विधि, ये हमेशा ही एक क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन देखो, फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, यानी बड़े से लेकर के छोटा, मैक्रो यानी बहुत बड़ा, माइक्रो यानी छोटा। सेकेंड, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट तक। थर्ड देखो, विशिष्ट से सामान्य तक, या फिर फोर्थ, आसान से कठिन तक। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट टिक ध्यान रखना, निगमन विधि में क्या होता है? नियम टू एग्जाम्पल, ये इस टाइप से यहाँ पे चलता है। तो इसमें देखो, नियम टू एग्जाम्पल वाला कौन सा ऑप्शन है 19 का? तो सामान्य। नियम क्या होता है? एक सामान्य विधि होता है, उसके बाद विशिष्ट। पहले नियम होगा, उसके बाद बड़े बड़े उदाहरण है, तो उससे उस सूत्र के माध्यम से आपको बहुत सारी थ्योरी को प्रतिपादित करेंगे। जबकि ये मैक्रो टू माइक्रो यानी बड़े से छोटा, ये आगमन विधि में होगा। विशिष्ट से सामान्य, ये भी आगमन विधि का होगा। आसान से कठिन, ये भी आगमन विधि का होगा। ठीक है, 19 का जो आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। 20 देखो, ऐसे विद्यार्थी जो डॉट डॉट होते हैं वो नई अवधारणाओं को सीखना नहीं चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थी क्या होते हैं? जो नई अवधारणाओं को सीखना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डोंट वांट टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट विच आर एम्बिजियस यानी संदिग्धार्थक, इंटेलिजिबल यानी बुद्धिग्राह्य, या फिर हाई क्वालिटी यानी बेहतर, या प्लॉसिबल यानी लोकप्रिय। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा, देखो, बुद्धिग्राही जरूर सीखना चाहेगा, हाई क्वालिटी भी सीखना चाहेगा, जो लोकप्रिय होगा वो भी जानना चाहेगा किसी भी ज्ञान या से अवधारणा को। लेकिन जो संदिग्धार्थक होगा या फिर उसका मन नहीं लगेगा, उसको किसी अलग ही एक्सप्रेशन उसके पास होगा, तो वो हमेशा नहीं सीखना चाहेगा, उससे भागेगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा 1st नंबर। 21 देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन देखो, सम डिजीज एंड डिसऑर्डर्स आर ए प्रोडक्ट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कुछ रोग और विकार वंशानुगत होते हैं। समृद्ध वातावरण बच्चे के विकास को बढ़ाता है। उचित उपाय करके सभी आनुवंशिक विकारों को रोका जा सकता है। या फिर बच्चे खेल के माध्यम से अधिक परिमित कौशल सीखने में सक्षम होते हैं। इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वो भी सत्य नहीं होगा, नॉट ट्रू के रूप में। ठीक है, 21 जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, उचित उपाय करके सभी अनुवांशिक विकारों को रोका जा सकता है। देखो, अनुवांशिक विकार एक बार जो हो जाता है, वो चाहे कितना भी उचित उपचार किया जाए, वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए इसका जो नहीं के रूप में आंसर होगा 21 का 3rd नंबर। ठीक है, 22 देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है? जीन पियाजे महोदय के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या होगा? ऑप्शन देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या संदर्भित होता है? ऑप्शन देख लो, ऑपरेशनल थॉट्स यानी संक्रियात्मक विचार, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी अमूर्त अवधारणा, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थिरता, या सिंबॉलिक थॉट्स यानी प्रतीकात्मक विचार। 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा, पहले इसको देखो, इससे आपको कुछ समझ में आएगा।
ये देखो, एक ये चाइल्ड है जो कि एक संक्रिया कर रहा है या फिर एक एक्टिविटी कर रहा है, तो ये किस क्षेत्र में माना जाएगा? एक ऑपरेशन कर रहा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का फर्स्ट, ऑपरेशनल थॉट्स यानी संक्रियात्मक विचार। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में मूल संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य संक्रियात्मक विचार होता है, ठीक है। 22 का आंसर फर्स्ट। 23 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकी कंडीशनिंग यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के चीज प्रतिष्ठित कौन उसका हिंदी होता है से संबंधित उदाहरण अवधारणा नहीं है के रूप में पूछा है। 3 ठो होंगे, एक नहीं होगा, उसको आपको ढूंढना है। तो सोचो आंसर, देखो मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ये देखो, पहले इंग्लिश में देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। तो पहला देखो, नेचुरल स्टिमुलस यानी तटस्थ उद्दीपक, कंडीशन रिस्पॉन्स यानी अनुबंधित की अनुक्रिया, शेपिंग निरूपण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यकरण। देखो इसमें जो होता है तटस्थ उद्दीपन होता है, पढ़ा होगा आपने। क्लासिकल कंडीशनिंग दिया गया था, इवान पाब्लो महोदय ने दिया था इसको। क्लासिकल कंडीशनिंग काफी फेमस थ्योरी, इसको भी ध्यान रखना। एमपीटेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, थर्नडाइक महोदय से, इवान पाब्लो जी से, और कोहलर और जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, ये काफ़ी फेमस है। इनकी जितनी भी थ्योरी है, जितने भी स्टेप हैं, उसको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आगे पेपर डिस्कस कराएंगे, उन सबों में इसके क्वेश्चन हैं, और पीछे भी मैंने कराया है, उसमें भी बहुत सारे मिले हैं, तो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए जाके वीडियो सीरीज। तो इसका देखो क्या होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग संबंधित अवधारणा नहीं होगी, तो अनुबंधित अनुक्रिया भी होता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन यानी उद्दीपक सामान्यकरण भी होता है, लेकिन शेपिंग ये नहीं होता है। इसमें कुत्ते पे प्रयोग किया था इवान पाब्लो जी ने, तो यही क्लासिकल कंडीशनिंग है। उसमें जब बेल बजाई जाती है तो उसमें लाभ आता है, और उसमें एक स्टिमुलस जनरेट होता है, नेचुरल स्टिमुलस जनरेट होता है, तो उसका एक कंडीशन उसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा निरूपण यानी शेपिंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन डॉट डॉट के सिद्धांत को संदर्भित करता है। ईच चाइल्ड इज यूनिक, दिस स्टेटमेंट रेफर टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, यूनिफॉर्म पैटर्न यानी एकरूपता, इंटीग्रेशन यानी एकात्मिकता, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्ति भिन्नता। देखो, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, यानी यूनिक होता है, उसके जैसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए तो आजकल आधार कार्ड वगैरह इसी से जनरेट हो जाते हैं, यूनिक है, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा इसमें क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन व्यक्ति विभिन्नता के सिद्धांत को संदर्भित करता है। मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चन सही में काफ़ी क्वेश्चन ईजी रहा है, जितने भी अभी 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इस क्वेश्चन काफ़ी ईजी होंगे। मुझे उम्मीद है कि अधिकतर क्वेश्चन 30 में से 30 तुम लोग लाओगे। कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कितने मिले हैं। 25 देखो, डॉट डॉट के निर्माण में बच्चे द्वारा एक साथ समान विशेषताओं को मिलकर बनाया जाता है। तो किसके निर्माण में बच्चे द्वारा एक साथ समान विशेषताओं को मिलाकर बनाया जाता है? कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, लेटर्स यानी अक्षर, वर्ड यानी शब्द, जजमेंट यानी अनुमान। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, अवधारणा के निर्माण में बच्चे द्वारा एक साथ समान विशेषताओं को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। अवधारणा एक सोच प्रवृत्ति कह सकते हो। 26 देखो, शैक्षणिक दृष्टिकोण से किस पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चा वैज्ञानिक तर्क और अभ्यास की अच्छी समझ हासिल करता है? शैक्षणिक दृष्टिकोण में से किस पर ध्यान केंद्रित करने पर बच्चे वैज्ञानिक तर्क, साइंटिफिक रीजनिंग, ठीक है, एंड प्रैक्टिस यानी अभ्यास की अच्छी समझ हासिल करते हैं? ऑप्शन देखो, राइटिंग स्किल के माध्यम से, साइंटिफिक आइडियाज यानी वैज्ञानिक विचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन संचार के माध्यम से, स्टूडेंट एक्टिविटी यानी विद्यार्थी प्रवृत्ति के माध्यम से। तो देखो, वैज्ञानिक तर्क प्राप्त करने के लिए सीधी सीधी दिख रहा है वैज्ञानिक विचार, तो कुछ लॉजिक इस तरह से लगाओगे तो ट्रिकी आंसर हो जाएंगे और बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें बेफालतू उलझने की जरूरत नहीं, लेखन कला, संचार, इसमें सीधे सीधे दिया साइंटिफिक आइडियाज, तो सीधे वैज्ञानिक तर्क को लगाओ, ठीक है। और आगे बढ़ो। 27 देखो, समावेशी शिक्षण दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में एक नया क्या है? डिमांड है, अप्रोच है, डायरेक्शन है, प्रोसेस है यानी प्रक्रिया है। जो कि समावेशी शिक्षण में दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में एक नया क्या होगा? एक नया उपागम होता है, ठीक है, अप्रोचेज होते हैं।
27 का जो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। 28 देखो, अधिगम तत्परता की उपेक्षा डॉट डॉट के तौर पर परिणाम देगी, यानी इग्नोरिंग ऑफ द लर्निंग रेडीनेस वुड रिजल्ट इन डेवलपमेंट या फिर मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, या फिर इम्प्रूवमेंट यानी सुधार, या फिर फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा। 28 का जो आंसर हो जाएगा, तो 28 का आंसर हो जाएगा निराशा, ठीक है। 28 का आंसर निराशा होगा। 29 देखो, एक शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन उसकी डॉट डॉट की भूमिका को दर्शाता है। सेल्फ इवेल्युएशन बाई ए टीचर शो हिज रोल्स एज ए क्लासरूम रिसर्चर, इफेक्टिव पार्टी प्रैक्टिशनर, या फिर को लर्नर, या फिर फैसिलिटेटर यानी कक्षा सुधार्थी, विचारशील व्यक्ति, शिक्षार्थी, या फिर प्रशिक्षक। एक शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन उसकी किस प्रकार की भूमिका को दर्शाएगा। ये देखो, स्व मूल्यांकन में कैसा व्यक्ति अपने आप को देख सकता है, इस प्रकार से स्व मूल्यांकन व्यक्ति देखता है, अपने आप को स्मार्ट वे में देख सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का, एक विचारशील व्यक्ति यानी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। देखा आपने ना कि एक साधारण व्यक्ति अपने आप को एक मेडल लिए हुए देख रहा है, तो ये होता है स्व मूल्यांकन, और उससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। तो इस तरह से 29 का आंसर सेकंड होगा। 13 देखो, व्हाट डज द टर्म डिसलेक्सिया डिनोट, डिसलेक्सिया शब्द किसे निरूपित करता है, आपको देखना है। ऑप्शन देखो, डिफिकल्टीज इन टेकिंग नोट्स, नोट्स लेने में तकलीफ, या फिर सीखने की कठिनाई जो पढ़ने, लिखने, वर्तनी में समस्या पैदा कर सकती है, संख्या प्रसंस्करण और गणना के साथ सीखने में कठिनाई, या फिर विशिष्ट लिखावट, दिव्यांगता। देखो, डिसलेक्सिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है, ये काफ़ी फेमस रहता है और ये भी बार बार पूछा जाता है। ये एक इमेज देखो, इसमें आई थिंक ही हैज डिसलेक्सिया, मतलब इसके पास डिसलेक्सिया है। तो ये देखो, एक कुत्ता है, कुत्ते को क्या हो, बार्क, बियर, राम, यानी इसमें कई प्रकार से विकार समझ में आ रहे हैं। देखोगे बार्क भी आ रहा है कभी कभी, या फिर ब्रैब, इसकी जो मीनिंग है डिफरेंसेस हो रही है, ब्राक, बकार, राबका। इस तरह से डिसलेक्सिया में जो होता है मीनिंग जो होता है, तो एक सीक्वेंस में नहीं, क्रम में नहीं समझ पाता है बच्चा, इससे पीड़ित बच्चा। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा, 13 का क्या आंसर होगा, सीखने की कठिनाई, लिखने, पढ़ने, वर्तनी की समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है। तो 30 का आंसर सेकेंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये एंजॉय की हो सीरीज, और साथ ही आगे भी एंजॉय करना चाहते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो फिर मिलेंगे अगली सीरीज में, तब तक इसको भी रिवीजन करो, साथ ही अगर नहीं देखे हो पिछली सीरीजों को तो उसको भी देख लेना, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू।